गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे अति निवेदन है कि आप क्लासों का पूरा फायदा उठाएं और वीडियो के जरिए अपनी स्टडी को लगातार बनाए रखें, जारी रखें और बार बार को देख करके अपना अध्ययन करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपन लेसन नंबर 7 है, क्लास 10 है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है और इसका 7वां लेसन हम पढ़ रहे थे, राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी में अब राज्य जो मंत्री परिषद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य मंत्री परिषद क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी जो कार्य शक्तियाँ क्या होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है राज्य मंत्री परिषद। ठीक, देखो अपने देश में संविधान द्वारा राज्य में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और उस संसदात्मक शासन की जो व्यवस्था होती है उसमें जो राज्य की जो राज्य कार्यपालिका होती है उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो मंत्री परिषद में निहित होती हैं और ये मंत्री परिषद उन शक्तियों का प्रयोग करती है और मंत्री परिषद वास्तविक रूप से सामूहिक रूप से देखते हैं अपन है तो ये विधानसभा के प्रति, राज्य विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसमें राज्य मंत्री परिषद की बात करते हैं तो संविधान द्वारा राज्य में संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की। भाई अपना जो राज्य है, देश के राज्य है, उसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली में राज्य कार्यपालिका जो शक्ति होती है, राज्य कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद, इसमें मंत्री परिषद में निहित होती है, निहित होती। ठीक है, अब जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है राज्य विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है सभा के प्रति, सभा के प्रति उत्तरदायी होती। ठीक है, तो जो राज्य विधान है, मंत्री परिषद है तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जितने भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति से भी निहित होती है और ये शक्तियों का प्रयोग करती है और ये राज्य विधानसभा होती है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब अपनी देखेंगे तो राज्य मंत्री परिषद है, इसका गठन की चर्चा करेंगे, इसका गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले गठन की बात करते हैं तो राज्य मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहले मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो राज्य की जो मंत्री परिषद है वो सबसे पहले मुख्यमंत्री का चुनाव करे, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं। इसमें देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद
का प्रथम चरण है। यानी कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद क्या करती है कि उस राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री की व्यवस्था करती है, मुख्यमंत्री को का चयन करती है, मुख्यमंत्री को बनाती है। तो ये इसका पहला चरण होता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री बनाता है? जो राज्य की विधानसभा है और उस विधानसभा में जो दल जीत के आ रहा है उसमें जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया। अब ये मुख्यमंत्री कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है वो अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 164 है उसके अंतर्गत वह मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रियों का चयन। इसकी बात करते हैं मंत्रियों का चयन। यहाँ पे मंत्रियों के चयन की बात करते हैं, अन्य मंत्रियों के चयन की बात करते हैं। अन्य मंत्रियों के चयन की बात करते हैं, मंत्रियों के चयन की बात करते हैं, मंत्रियों का चयन। देखिए जितने भी मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, तो अन्य मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के अलावा, इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री होते हैं उनका चयन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? मुख्यमंत्री को प्राप्त है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है? उन मंत्रियों के नामों की सूची और उनके विभागों की सूची किसको देता है? राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसके अकॉर्डिंग उसको नियुक्त करता है और विभागों का बंटवारा कर देता है। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री ये निर्णय करता है कि उसमें मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं। इस प्रकार का निर्णय किसको दिया गया है? मुख्यमंत्री को दिया गया है। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था, 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के लिए जो विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं ना उसके 15% तक मंत्री हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में विधानसभा सदस्य के 15% तक मंत्री हो सकते। ठीक है, ये अन्य मंत्रियों के चयन के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए कि अन्य मंत्रियों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को है। इसको है मुख्यमंत्री क्या करता है कि वह मंत्रियों के नाम व विभागों की सूची इसको देता है। विभागों की सूची राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। तो एक तरह से मंत्रियों के चयन में, अन्य मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। वह अपनी इच्छा के अनुसार मंत्री बना सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको विभागों का बंटवारा कर सकता है। ठीक है, तीसरे इसमें पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ये निर्णय करता है, मुख्यमंत्री यह निर्णय करता है
कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। ये निर्णय करता है कि कितने मंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी चर्चा कर रहे थे अपने जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 91वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके आधार पर के अनुसार अपने जो मंत्री परिषद है उसमें विधानसभा सदस्यों के 15% तक मंत्री हो सकते हैं। विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका जो 15% है वह अपने विधान परिषद में सदस्य हो सकते हैं। तो ये था अन्य मंत्रियों के चयन का अधिकार। तो ये अन्य मंत्रियों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को है। वह मंत्रियों के नाम को भव्य सूची राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार प्राप्त है अन्य मंत्रियों के चयन में। मुख्यमंत्री ये निर्णय करता है कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने मंत्री हो सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार किसी भी मंत्री परिषद में वहां के विधानसभा के सदस्यों के 15% तक मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था उसका मंत्रियों का चयन। इसका जो तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन वो होता है इसका योग्यताओं की बात करते हैं। क्या करते हैं? योग्यताएं। भाई इसकी योग्यता क्या हो सकती है? योग्यता, जब योग्यता की बात अपन करते हैं किसी मंत्री परिषद में मंत्री की योग्यता की बात करते हैं तो उसमें आप एक चीज का ध्यान रखना कि मंत्री बनने से पहले वह विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। या तो राज्य विधानसभा का सदस्य होगा या फिर एक तरह से विधान परिषद का सदस्य होगा। ये उसकी योग्यता है। अगर उसमें ये योग्यता नहीं है ना, उसको ये योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, अपन योग्यता की बात करते हैं तो पहली योग्यता तो क्या है कि सभी मंत्रियों के लिए ये आवश्यक है कि वह विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो। लेकिन जैसे मान लो कि अगर कोई मंत्री परिषद का सदस्य हो गया और वो न तो विधानसभा का सदस्य है न विधान परिषद का सदस्य है, तो 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक समझा गया है। तभी वह अपने मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, वरना मंत्री परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो इसकी योग्यता। अब अपन मंत्रियों के कार्य विभाजन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, मंत्रियों के कार्य विभाजन की बात करते हैं कि जैसे मान लो भाई मंत्री परिषद में मंत्री तो बना दिए, लेकिन मंत्री बनाने के बाद में अपन ये देखते हैं कि मंत्रियों का जो कार्य का जो विभाजन है इस प्रकार किया जाए। कौन करता है इसका विभाजन? तो देखो, मंत्रियों का जो कार्य विभाजन है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा और राज्यपाल दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार, राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य विभाजन करता है। मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। भाई किस मंत्री को, किस व्यक्ति को कौन सा कार्यभार दिया जाना है, तो ऐसा निर्णय राज्यपाल किसके साथ करता है? मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद वह मंत्री को कार्य विभाजन करता है। देखिए, हालांकि मंत्री के पास एक ही विभाग होता है, प्रत्येक मंत्री के पास
प्रत्येक मंत्री एक विभाग होता है, लेकिन कभी कभी उसे एक से अन्य दो विभाग भी दे सकते हैं या एक विभाग के अलावा से दूसरे विभाग की भी का भी कार्यभार दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं कि मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, तो ये राज्यपाल है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाता है। क्या करता है? शपथ दिलाता है और उसे एक तरह से पद की गोपनीयता, इसकी पद की गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ इसको दिलाता है। किसकी शपथ दिलाता है? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद के जो कार्य कर्तव्य हैं, पालन है, पद के कर्तव्य पालन व उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, राज्यपाल सभी मंत्रियों को, जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता। ये काम किसका है? कि राज्यपाल का है। तो राज्यपाल क्या करता है कि जितने भी मंत्री बनते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, उनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उसके कार्य और कर्तव्य के बारे में उसको शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं आगे का जो टॉपिक आता है कि जो मंत्री परिषद के गठन की बात, उसमें मंत्रियों की जो श्रेणियां होती है ना, तो मंत्री देखो एक ही प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं। कुछ मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप मंत्री होते हैं। जैसे आप अपन मंत्रिमंडल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेते हैं, अन्य मंत्री हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसी के आधार पर मंत्रियों को तीन श्रेणी में बांटा गया। एक है नंबर एक पर है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। नंबर दो पर होता है राज्य मंत्री, और नंबर 3 पे होता है उप मंत्री। कौन होता है? उप मंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा होता है? राज्य मंत्री। और तीसरा कौन सा होता है? उप मंत्री। ये तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। देखो कैबिनेट के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है। और उसके बाद में राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं और उसके बाद में उप मंत्री बनाए जाते हैं जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों के सहयोगी होते हैं। या कह सकते हैं कि मंत्री की लास्ट की श्रेणी होती है वो उप मंत्री के अंतर्गत आती है। तो मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेते हैं मुख्यमंत्री के साथ। एक राज्य मंत्री होते हैं जिनको एक कार्यभार दिया जाता है और एक कैबिनेट मंत्री के सहयोगी भी होते हैं। एक उप मंत्री होते हैं जो कभी जैसे मान लो राज्य मंत्री होता है या उपस्थित हो जाए या कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक कार्यभार हो, उसकी सहयोगी उप मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, उप मंत्री बनाए जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल में तीन प्रकार के मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। अब मंत्रियों का कार्यकाल देखो, मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये मंत्री अपने जो विधानसभा है ना, विधानसभा के विश्वास पर ही निर्भर करता है। इनका कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है।
समझ गए। लेकिन इनको कितने समय के लिए बनाया जाता है? प्रत्येक मंत्रियों को 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर विधानसभा चाहे तो अगर अविश्वास किसी मंत्री के प्रति अविश्वास के द्वारा किसी मंत्री को पद से हटा दिया जाए तो वो मंत्रिमंडल यानी पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद को एक तरह से भंग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये मंत्रियों का कार्यकाल हो गया। मंत्री कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? किसकी विश्वास पर निर्भर करता है? इनका कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। तो ये हो गया मंत्रियों का कार्यकाल। ठीक है, अब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। देखो, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से या मंत्रिमंडल मान लो, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। समझ गए? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। ठीक है, तो अब देखो विधानसभा पे यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित कर दे तो अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में मंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मंत्री को पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ भी समस्त मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और विधानसभा के पास इतनी शक्ति है कि वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। समझ गए ना? मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है, किसी मंत्री के प्रति अविश्वास पास कर सकती है। अब वेतन भत्तों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेतन भत्तों की बात करते हैं। तो इसमें देखो वेतन भत्ते हैं ना विधानमंडल के द्वारा, यानी कि मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं उनके वेतन भत्ते विधानमंडल के द्वारा तय किए जाते हैं। विधान इसका निर्णय कौन लेता है? विधानमंडल। इसके लिए अनुच्छेद दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि विधानमंडल जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री परिषद है, उसके वेतन भत्तों का निर्णय लेती है। वो तय कर दिए कितने किस मंत्री को कितना, कैबिनेट मंत्री को कितना वेतन देना है, राज्य मंत्री का वेतन क्या हो, मंत्री का वेतन क्या होगा। ये निर्णय कौन लेता है? जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल तो समझ गए ना, इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आती है, वो इस चीज को तय करता है। ठीक है, तो ये हुए इसके वेतन और भत्ते। ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां व कार्य। ठीक है, इससे पहले मंत्रिपरिषद का गठन हो गया था, तो शक्तियों कार्य की बातें करते हैं, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, क्या कार्य करती हैं। देखिए मंत्रिपरिषद के बाद बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, क्योंकि
संस्थात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण सारी जो कार्यवाही का शक्ति जिससे भी नीति होती है, नीति का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाता है। देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, इसके अनुसार कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्यपाल को परामर्श देती है। यहाँ पे लिखा गया कि परामर्श देती है, लेकिन परामर्श ही नहीं देती है, वरना राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां होती है ना, उसका प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद ही कार्यवाही का शक्तियों का प्रयोग करती है, साथ साथ मंत्रिपरिषद द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी शक्ति के बारे में, पहली शक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि शासन की नीति का निर्धारण करना। भाई मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि शासन की नीति का निर्धारण करना, लेकिन शासन की नीति का निर्धारण करना ही नहीं होता है, वह शासन की नीति का निर्धारण करने के साथ साथ उसे कार्य रूप में परिणत भी करती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद क्या करती है कि मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारण करना है। नीति निर्धारण करने के साथ साथ वह एक तरह से नीति निर्धारण के साथ साथ उसे कार्य रूप में भी परिणत करती है। ठीक है, तो ये शासन की नीति निर्धारण के रूप में इसके अधिकार, इसकी शक्तियां हैं, इसके कार्य हैं। अगला दिया है कि नियुक्ति संबंधी अधिकार। देखिए मंत्रिपरिषद को बहुत सारी नियुक्तियां करने का अधिकार है। राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास से राज्यपाल बहुत सारे व्यक्ति को नियुक्त करता है। अब किन किन को नियुक्त करता है उसकी चर्चा करते हैं। राज्यपाल सबसे पहले तो देखो बात करते हैं कि जब मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, और मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के बाद में अन्य मंत्री को नियुक्त करता है। इसके परामर्श किससे लेता है? वह मुख्यमंत्री से लेता है। ठीक है, इसके बाद में तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसका जो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है और अध्यक्ष के अलावा जो उसके और सदस्य होते हैं तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इनके अलावा जितने भी जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, इसके अलावा महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष को नियुक्त करती है, उसके सदस्य को नियुक्त करती है, अन्य उच्च पदाधिकारी को नियुक्त करती है। ठीक है, अब तीसरे कार्य के रूप में, शक्ति के रूप में पढ़ते हैं कि विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व भी करती है। विधान परिषद क्या करती है? मंत्रीगण विधानसभा में विधान परिषद में उपस्थित होकर के, भाई विधान ये मालूम विधानमंडल में उपस्थित होकर के सदस्यों के प्रश्नों में, जो सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, जो सदस्य जो आलोचना करते हैं, उनका जवाब देते हैं, उनका उत्तर देने का कार्य करती है। मंत्रीगण शासन की नीति का समर्थन भी करते हैं, नीति का निर्धारण भी करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। अगला है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। भाई मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कानून निर्माण संबंधी जो कार्यक्रम उसको निश्चित करती है। उसमें दिया है कि मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो कानून का जो निर्माण होता है उसमें मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब क्या क्या अदा करती है कि जैसे मान लो कि आज में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद करती है। सॉरी, विधान परिषद नहीं, कौन करती है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसके द्वारा विधान परिषद के द्वारा नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद की, अपने यहाँ मंत्रिपरिषद की शक्तियां पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो एक कार्य है वो बजट तैयार करती है। मंत्री जो परिषद होती है बजट भी तैयार करती है। अब बजट तैयार करने में इसका क्या अधिकार है, क्या कार्य क्षेत्र है कि राज्य का जो वार्षिक जो बजट है प्रत्येक वित्त वर्ष के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। भाई बजट कौन तैयार करेगा? वित्त मंत्री तैयार करेगा। ठीक है, लेकिन तो इसकी जो रूपरेखा है इसके द्वारा बनाई जाती है, वह मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद ही निर्णय करती है किस वित्त विधेयक किस प्रकार होगा। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये बजट मंत्रिपरिषद द्वारा ही निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो वित्त है, वित्त बजट है, वो मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद में ही
उसको पेश किया, एक तरह से आगे उसको पास किया जा सकता है, या पूर्ण रूप से अधिकार किसका है, मंत्री परिषद का माना जाता है। तो ये हो गई एक तरह से मंत्री परिषद की शक्तियां।